साथियों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ बातों को लेके। कल हम लोगों ने एक नई चीज़ की थी कि हमारे जो आम याची हैं, जैसे बहुत सारे मुख्य याचिकाकर्ता हैं जो अपने याचियों को साइड रखते हैं, याचियों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं और उनकी बातों को सुनते भी नहीं, इग्नोर करते हैं, एक तरीके से डिक्टेटरशिप करते हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने अपने साथियों के साथ धरना किया और धरने में कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लिया कि हम जाके 5 स्टार रूम में सोएं और आप लोगों को धरने में छोड़ दें, ऐसा नहीं किया। और आप लोगों के साथ रहे, खाना खाए, वहीं ज़मीन पे सोए, सारी चीज़ें की। तो हम लोगों के मन में एक दिन विचार आया कि इस बीच में हमारे बहुत से साथी, उन लोगों से हम लोग माफ़ी भी चाहते हैं कि हम उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन हम चूंकि नहीं जानते थे कि कोर्ट 9 तारीख के बाद में इतनी जल्दी मामला 23 तारीख को बोली कि 23 तारीख को मामला खत्म कर दिया जाएगा। अब हम लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह आ गई। देखिए, आरक्षित वर्ग वालों को कुछ नहीं करना था, वो तो केवल आईए डालना था, वो सारे एज इट इज, मतलब उनको पेटिशनर नहीं बनना था। एसएलपी में ही पेटिशनर बनते हैं, तो एसएलपी केवल हम लोगों की जानी थी और उस एसएलपी में सबको डालना, सबको एडजस्ट करना, सबके सहयोग के साथ, और फिर सबको सुप्रीम कोर्ट ले जाना, ये थोड़ी सी बड़ी टास्क थी। हम लोगों को 20 तारीख के अंदर ये पूरा करना था और उस 20 तारीख के अंदर इतनी मेहनत की है हमारी टीम ने कि आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि रात में 2-2, 3-3 बजे तक जगना, और उसी के बीच में अपनी जो हमारी एसएलपीज हैं उसमें नई नई चीज़ों को लाना और उन चीज़ों पर कई बार 2-2, 3-3 एडवोकेट से चर्चा करना, किताब में देखकर, जो तमाम नियम की किताब है कानूनों की, उसमें देखकर, और उन चीज़ों को हमने शामिल कराया। तो दोस्तों, बहुत काम किया गया। इस बीच हम आप लोगों का जवाब नहीं दे पाए, तो नहीं तो अक्सर हम लोग सारी बातों को आके लाइव सोशल मीडिया में बोल देते हैं, पर इस बीच हम 24-25 तारीख तक ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हम लोग बहुत काम में बिजी थे। अपना 7 पेज का सबमिशन भी बनवाना था। फिलहाल हमारे जितने भी हमारे साथ पेटिशनर्स हैं, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, सभी लोग एसएलपी के थ्रू गए हैं, सभी लोग हमारे जो भी अधिवक्ता होंगे वे हमारे और आशुतोष भाई की जो भी एसएलपी रहेगी उसको वो कवर करेंगे। हमारे कम से कम 3 से 4 वहां पे अधिवक्ता रहेंगे जो इन सारी एसएलपी को कवर करेंगे और हमारे लोगों को वहां पे सेफ रखेंगे। तो हमारा ये था कि हम अपने लोगों से सीधे बातचीत करें। तो उसमें हमारे कल मैंने देखा कि लगभग 50 से 60 लोग जुड़े हुए थे गूगल मीट में, और आगे भी ऐसे हम लोग कार्यक्रम करेंगे कि आप लोगों की राय क्या है, आप लोग का क्वेश्चन क्या है, आप लोग चाहते क्या है। आपकी बिना राय के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं। जितना नंबर हम एटीआरई में लाए हैं उतना नंबर आप ही लाए हैं। हो सकता है बहुत से लोग हम लोगों से ज़्यादा नंबर लाए हैं। तो आप लोग बुद्धिमान हैं, आप लोग विवेकशील हैं, तो आपकी राय के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने किया कि हमारे अपने जो याची हैं उन पेटिशनर्स से सीधी बात की और बातचीत अच्छी रही। थोड़ा एक टाइम बाउंड होता है कि उस समय के बाद में आप स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, तो खैर ठीक ठाक रहा। और कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन का जवाब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये था, आप लोगों का ग्रुप में तो दिया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन के जवाब जो हम लोग नहीं दे पाए थे, उसमें पहला क्वेश्चन ये था, एक हमारे मित्र सूरज गुप्ता जी ने किया था कानपुर से, कि जैसा सिंगल बेंच और डबल बेंच में हम लोग मेन पार्टी थे, लड़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग पीछे चले जाएं, पीछे छूट जाएं जनरल चयनित और आरक्षित वर्ग की लड़ाई में। तो भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। जो जज साहब हैं वो डबल बेंच के आर्डर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। डबल बेंच के आर्डर में आधे से ज्यादा पन्ना तो केवल सारी याचिकाकर्ताओं के नाम और कौन कौन वकील हैं उनका आया है।
जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उस ऑर्डर को जज साहब पढ़ेंगे, तब जज साहब, और उस ऑर्डर को पढ़ भी रहे हैं और शायद पढ़ चुके होंगे, तब जज साहब को पता चलेगा कि हु इज मेन पार्टी। मेन पार्टी कौन है? मेन पार्टी अटॉर्नी जनरल है। मुख्य लड़ाई अटॉर्नी जनरल लड़ रहा था। सिंगल बेंच में लिस्ट आने से पहले सिंगल बेंच में अटॉर्नी जनरल ने पिटीशन फाइल की थी। तो मुख्य रूप से आपको सुना जाएगा। अगर इसमें अलग अलग पार्टी बढ़ती है तो भी मुख्य रूप से आपको सुना जाएगा। सरकार भी जानती है कि अटॉर्नी जनरल और अटॉर्नी आरक्षित वर्ग के बीच में लड़ाई है। तो बाकी लोग जो बीच में आ रहे हैं वो अपना काम करें, लेकिन उनका सब्जेक्ट मेन नहीं रहेगा, उनका मुद्दा गौड़ रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा। कुछ लोग लिस्ट बचाने के लिए आ रहे हैं कि 67, 867 और 66, 96 की लिस्ट में कोई फेरबदल ना हो। अच्छी बात है। ये जो आ रहे हैं ये वहां पे पेटिशनर्स के लिए एक तरीके से मैन्यूर का काम करेंगे। जो पेटिशनर्स हैं, अगर 67, 867 की लिस्ट में या जिलों में फेरबदल ना हो, किसी के ब्लॉक तक में फेरबदल ना हो, तो अच्छी बात है। फिर जिसका ग्रीवांस बन रहा वहां पे, अगर सरकार ने मेरिट प्रदेश स्तर पे बनाई है, जिला स्तर पे नहीं बनाई है, यदि सरकार ने एमआरसी में लाभ दिया है, यदि सरकार ने टेट पे ओवरलैपिंग कराई है, इग्नोर करते हुए टेट को, टेट के जो रिलैक्सेशन है, यदि सरकार ने एटीआरई के रिलैक्सेशन को इग्नोर करते हुए मेरिट बनाया है, जो कि टेट और एटीआरई पे सरकार ने दिया ही है अपना काउंटर, उस काउंटर को कोई नहीं खा पाएगा। सरकार ने काउंटर दिया टेट और एटीआरई पे। हालांकि ये अलग बात है कि जो डबल बेंच का जज था वो किसी की बातों को नहीं सुना, वो केवल बस वही यूएन मिश्रा को ही सुन के और सारी उसको दे दिया गया। यूएन मिश्रा जी और एक विवेक राज सिंह थे। तो जो पहले से माइंड बना के आता है कि हमें ये करना है तो कर दिया गया। लेकिन आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो मेरिट के लोग होते हैं, पहली ही बहस में देखा कि चीफ जस्टिस को सारा कुछ पता चल गया। उन्होंने थोड़ी सी बात की जस्टिस पारदीवाला से, जस्टिस मनोज मिश्रा जो आने वाले समय के चीफ जस्टिस हैं, काफी विद्वान जज हैं, उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कैसे कोई ओवरलैप कर सकता है, यदि उसने एक बार रिलैक्स ले लिया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जीत किसकी होनी है। अब जो लिस्ट बचाने के लिए आए हैं वो लिस्ट ये क्वेश्चन में एक और शामिल कर रहा हूं कि जो कम गुणांक के लोग हैं वो कम गुणांक वाले बोल रहे हैं कि हम कम गुणांक वालों का कैसे फायदा होगा। तो आप जानिए कि दोबारा से भर्ती खुलेगी नहीं, ना लोगों के जिले बदलेंगे और ना कोई सिंगल आदमी जो चयनित हो निकाला जाएगा। चाहे हमें 7,000 सीट मिल जाए, चाहे हमें 6900 ईडब्ल्यूएस की सीट मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को सरकार निकालेगी। तो अगर नहीं निकाल रही है तो फिर जो यहाँ पे लड़ने वाले लोग हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हीं लोगों को देखती है जो वहां पे पेटिशनर्स बने हुए हैं। हाई कोर्ट में जो उत्तर कुंजी मामले में इसी 69,000 भर्ती में अगर क्वेश्चन गलत था तो सबको नंबर मिल जाना चाहिए था, जो घर बैठा उसको भी मिल जाना चाहिए था, बट नंबर केवल उन्हीं लोगों को मिले जो 25-8 के पहले पेटिशनर थे। तो हम भी इस चीज की डिमांड ओरली करेंगे कि अगर हमारा ग्रीवांस बनता है तो हमारे पेटिशनर्स को एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे कम गुणांक वाले ने साथ दिया है। तो जो जिन लोगों ने हमारा साथ दिया हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं जो हाई गुणांक के लोग घर बैठे हैं कि अगर गुणांक घटेगा तो हमारे तक आ जाएगा। वो इस मुगालते में ना रहें। हम यहाँ पे मेन पार्टी हैं और इसलिए ही लड़ रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे साथी जो भी सिंगल और डबल बेंच में थे हम लोगों के साथ में, या डबल बेंच से जुड़े, या इलाहाबाद के हों या लखनऊ के हों, जो हम लोगों के साथ में पेटिशनर हैं, वो एक एक बंदा पूरी तरीके से सेफ है। हम लोगों ने बैठ के वहां पे सारी चीजें की हैं सुप्रीम कोर्ट में, चैम्बर में अपने एडवोकेट के। आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोगों ने वीडियो जारी किया कि खुद अपने बैठ के सारी चीजों को वहां पे करवाया है। हो सकता है कि किसी की, बहुत से लोगों को एज का प्रॉब्लम था, तो एज प्रॉब्लम नहीं करती है, वो एज तब की है जब आपने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो वो एज कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर किसी के
नाम में कोई करेक्शन है, बीच में स्पेलिंग मिस्टेक, एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या बीच में स्पेस है, तो वो भी कोई मैटर नहीं करता है। हालांकि बस एक आध लोगों की ऐसी बातें आई हैं कि मेरे नाम के बीच में स्पेस नहीं है, तो ऐसा कोई बात मैटर नहीं करती है। लेकिन आप लोग पूरी तरीके से सेफ हैं, कोई दिक्कत आएगी उसके लिए आपकी टीम खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हमारा पूरा लक्ष्य है कि हमारे साथियों को नौकरी मिले, और नौकरी मिलेगी। इसमें, इस भर्ती में मुख्य रूप से जो नुकसान हुआ है वो अनरिजर्व स्टूडेंट का हुआ है, और अनरिजर्व स्टूडेंट का नुकसान भारी पैमाने पे किया गया। आप सोच लीजिए, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी भर्ती में 75% रिजर्व कैटेगरी के बच्चे लगते हैं, और उसके बाद में भी वो बोलते हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है। केवल 12,500 सामान्य वर्ग का बच्चा फ्रेश रूप से लगा हुआ है, बाकी जो 5,500 लड़के लगे हुए हैं वो कोई एक्स आर्मी है, ज्यादातर एक्स आर्मी उसमें है, बहुत से लोग हैंडीकैप्ड हैं, तो वे लोग लगे हुए हैं। तो खुद सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान किया गया हमारा। 36,000 लोग जनरल में पास थे। अगर 68,500 की तरह ओबीसी जनरल की सेम पासिंग मार्क होती, तो फिर सेम पासिंग मार्क होने के बाद में लोग कम पास होते, जो पास थे वो खास हो जाते, 80,000 लोग पास होते। इसमें बहुत से हमारे ओबीसी के लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, फिर भी बेचारे आज बाहर हैं, कम गुणांक होने की वजह से। शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक दिया गया। एक हमारे मित्र सत्येंद्र चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कल बताई, लोगों के सुझाव हैं तो उनका नाम भी लेते हैं। तो सत्येंद्र चौहान जी ने एक यूनिक बात बताई कि यार, जो ये शिक्षा मित्र हैं, अब मान लिया कोई शिक्षा मित्र 90 नंबर लाके पास हुआ और उसको 25 अंक का भारांक मिला। अब 25 अंक के भारांक मिलने के बाद में, 25 अंक का मतलब 0.40 हर क्वेश्चन में मिलता है, यानी कि 62.5 अंक उसको ज्यादा मिल गए। 62.5 अंक यानी कि 90 नंबर लाया सवाल में, 90 सवाल उसके सही हुए, और 62.5 सवाल और मान लो, यानी कि 150 सवाल में 152.5 सवाल उसने सही किए। आपने देखा है कि मेरिट 100% होनी चाहिए मैक्सिमम, 104 107 बनी मेरिट। तो बहुत सारी विसंगतियां हुई, और ये सारे लोग यूआर की सीटों पे आए। जितने भी भारांक पाए, जितने भी लोगों का गुणांक अच्छा था, वो सारे यूआर की सीटों पर आ गए। तो ये यूआर की सीट है, कोई भंडारा नहीं चल रहा है, और इस भंडारे को हम लोग खत्म ही कर देंगे। और इस भंडारे में जिन लोगों ने पूरी खाई है, सबका एक एक पूरी सूद समेत वसूल करेंगे, और नहीं तो सरकार हमारे भी लोगों को उतना पूरी खिलाए। बेटा, ये भर्ती स्टेट लेवल की नहीं थी, ये भर्ती जिला स्तरीय थी। तो जिला स्तरीय भर्ती में स्टेट लेवल की मेरिट लगाओगे और बोलोगे 34,500 के बाद में क्यों जनरल सेलेक्ट है। ये लोगों को मूर्ख बना लो, याची बना लो, और कह दो 20,000 सीटों का घोटाला हुआ है। घोटाला केवल जनरल लोगों का हुआ है, और उस घोटाले को हम सुधार के रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम लोग और भी अपने आपके अब जो भी सुझाव हैं, जो भी चीजें हो, जो हम लोगों के साथ पैटिशनर था, जो हम लोगों के साथ पैटिशनर्स नहीं भी हैं, हम सबका सुझाव आमंत्रित करते हैं। वो आप सभी लोग हम लोगों को अपना सुझाव दीजिए, लेकिन अपने सुझाव जो है अगर आप टाइप करके लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप टाइप करके हमें देते हैं तो हम उस सुझाव को पढ़ेंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे, उसका ला देखेंगे, और फिर उसको अपने उसमें शामिल करेंगे कंपाइलेशन में, और उसी कंपाइलेशन पे बहस होगी। याद रखें, मुख्य पार्टी हम लोग हैं। हाँ, एक बात और है कि एक चीज हम बताना चाहते हैं, जो हम लोग की दिल की बात है, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई काफी महंगी है, और उस लड़ाई में जानबूझ के हम लोगों को पीछे कर दिया कुछ लोगों ने। जो लोग आगे होने का दम्भ भरते हैं, उन लोगों ने हमें पीछे कर दिया कुछ दिन, आप लोगों के माइंड में ये डाल के
कि ये लोग एक नहीं हो रहे हैं, ये लोग एक नहीं हो रहे हैं। एक तो हुए हम और आशुतोष, और लोग, और जो बचे वाले लोग थे, क्यों नहीं एक हुए? वो लोग नहीं होंगे। आपको केवल माइंड आपका डाइवर्ट करके 10 दिन आपको पीछे कर दिया गया, और इस 10 दिन पीछे करने में अब हमें वहां पे माननीय कोर्ट के सामने बताना पड़ेगा कि सर हम लोग वो दबे कुचले गरीब सवर्ण हैं जो इस लड़ाई में मुख्य पार्टी थे, डबल बेंच और सिंगल बेंच में। आज कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से हम आपके सामने नहीं प्रेजेंट हो पाए शुरू में, आज आपके सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग इसमें कह रहे हैं कि चयनित ही लड़ाई लड़ेंगे और अचयनित की कोई वो नहीं है। तो फिर आप चयनित बनके ही आप चयनितों की याचिका में क्यों नहीं शामिल हो जाते? आप अचयनित की याचिका क्यों डाले हुए हैं? हम नहीं जानते चयनित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चयनित अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हम लोगों की लड़ाई की धारा सेम है, लेकिन कहीं पे उनकी धारा डाइवर्ट हो रही है, लेकिन हम लोग केवल फुल अटैकिंग मोड में लड़ेंगे। वे लोग सेफ गेम खेलेंगे। वो चूंकि चयनित हैं, सरकार के खिलाफ खुल के न लड़ सकते हैं न बोल सकते हैं। कोर्ट में लड़ने की बात टेटियारी पे अलग की बात है। वे उतना ही लड़ेंगे जो हम अब सेफ हो जाएं। खैर, अगर उन लोगों को चाहिए कि ऐसी लड़ाई लड़ें कि जनरल आपके जो भाई हैं जो अचयनित रह गए हैं कम गुणांक से, उनका भी चयन सुनिश्चित हो सके, पर वे तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं। पर आप कहां हो? हम कह दें कि नहीं, रॉबिन लड़ रहा है तो हम छोड़ दें लड़ाई, तो फिर हमारा क्या वजूद रहेगा? हम कहां हैं? हम चयनितों के भरोसे अपनी लड़ाई को छोड़ दें तो वो तो नौकरी कर रहे हैं, बाद में कोर्ट भी उनको सेव कर देगी तो बने रहेंगे। और आप क्या करेंगे? घंटा हिलाएंगे। दोस्तों, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। बस एक चीज, एक कमी हमको लग रही है, वो कमी थोड़ी सी हो गई है। 2 कमियां कि थोड़ा सा हम लोग लेट गए, इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। और दूसरी कमी ये है कि हमारे पास केवल एक सीनियर है, एक सीनियर हम चाहते हैं और करें, लेकिन हम लोगों के पास पर्याप्त याचिकाकर्ता नहीं है। और जो याचिकाकर्ता दूसरी टीमों के साथ जुड़े हैं, अगर वो हमारे साथ होते तो हम एक सीनियर के साथ और अपनी बातों को मजबूती से रखते। जो लोग अभी भी कहीं याची नहीं बने हैं, वे अगर याची बनना चाहें तो हमारी टीम के साथ में दिए गए नंबरों पे फोन करके आप जुड़ सकते हैं। आप हम लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट चल सकते हैं, अपने समाज को मजबूत कर सकते हैं। हम आने वाले समय में केवल सुप्रीम कोर्ट और इसी भर्ती की लड़ाई नहीं है, सवर्ण आयोग की भी लड़ाई लड़नी है। ईडब्ल्यूएस को न्याय दिलाना है। ईडब्ल्यूएस में उम्र सीमा को भी छूट दिलवानी है। जैसे सबको छूट मिलती है वैसे आपको भी छूट मिले। अगर आप गरीब ही हैं तो आपको फीस में भी छूट मिले। इन सारी लड़ाइयों को हम लोगों ने देख लिया, कोई भी सामाजिक संगठन साथ नहीं आता। बस आप सभी छात्र साथ दीजिए, और कोई भी काला कानून, जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस तरीके का काला कानून नहीं लागू होने दिया जाएगा। बिहार में छात्रों की एकता देखिए, जिस तरीके से वहां पर रिजर्वेशन बढ़ाया गया, उस रिजर्वेशन को जाके उन लोगों ने खारिज करवा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और वही काम हम लोग 69,000 भर्ती में करेंगे, और इस भर्ती के बाद आने वाली सभी भर्तियों में ये चीजें लागू होंगी। आपने अभी देखा यूपीएससी में चल रहा है कि आप बार बार रिजर्वेशन नहीं ले सकते हो, और अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आप अनरिजर्व में नहीं जा सकते हो। इस भर्ती में अनरिजर्व का पूल डिफाइन होगा कि अनरिजर्व में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। एक ही भर्ती में बार बार रिजर्वेशन दे दो तो 100% सीटें ले ही नहीं लेते हो यार। ले लो सारी चीजें, टोटी और आउल को मिला के। जो टोटी कंपनी और आउल कंपनी यही तो चाहती है। और कुछ उनके अंधभक्त हमारे साथ भी हैं जो इन चीजों को नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोगों को समय समय पर जवाब देना है। और आप ध्यान रखिए कि इस चीज में हर एक बंदे को आगे आना होगा, हर एक को सोशल मीडिया पे लगना होगा, हर एक को घरों से निकलना होगा। हम जानते हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली हो, हम जानते हैं कि आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सब कुछ भगवान ने दिया है। बस जरूरत है एक माइंडसेट बना के और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ने की। दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।